नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्याम हिंदी क्लासेज में। और मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार आसीवाल। इस चैनल के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 10 और कक्षा 12 की संपूर्ण व्याकरण करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ ही कंपटीशन क्लासेज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट की हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 10 का व्याकरण का टॉपिक समास। समास में अर्थ, परिभाषा, विग्रह और भेद। हम पढ़ रहे हैं समास, तो हम पढ़ेंगे समास का अर्थ, समास की परिभाषा, कितने प्रकार के होते हैं। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। छोटा करना या संक्षिप्त करना। इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और उन शब्दों का जब मेल किया जाता है तो एक सार्थक शब्द बनता है और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे सत्याग्रह, प्रतिदिन और यथासमय। जैसे सत्याग्रह एक शब्द है और इस सत्याग्रह शब्द को लिखा जाता है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह शब्द को क्या लिखा जाता है? सत्य के लिए आग्रह। तो के लिए जो शब्द है उस के लिए को जब हटा दिया जाता है, वो क्या है? के लिए एक विभक्ति है, कारक चिन्ह है, और उसको जब हटा दिया जाता है तो शब्द कौन से बचे? सत्य और आग्रह। और इनको मिलाने से जो शब्द बना वो बना सत्याग्रह, और उसे क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। फिर है समस्त पद को पहले जैसी अवस्था में विभक्ति जोड़ना समास विग्रह कहलाता है। कहने का मतलब शब्द है सत्याग्रह, तो सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह, ये होगा। ये जो सत्य पहला पद और ये आग्रह दूसरा पद। के लिए है, ये विभक्ति चिन्ह है, और इस विभक्ति चिन्ह को जब हटा दिया जाता है और ये मिल जाते हैं तो शब्द बनता है सत्याग्रह। तब तो ये कहलाता है समस्त पद। और जब इसमें के बीच में ये विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तब यह कहलाई प्रक्रिया समास विग्रह की प्रक्रिया। तो इसे कहते हैं समास विग्रह। यानी समस्त पद को पहले जैसी अवस्था में, यानी सत्य के लिए आग्रह, ऐसे लिखने पर तो ये तो कहलाया समास विग्रह। और के लिए को जब विभक्ति चिन्ह को हटा करके सत्य आग्रह वापस लिखा जाता है तो उसे कहते हैं समस्त पद। अब है समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। कौन से होते हैं? पूर्व पद एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद एवं उत्तर पद दो होते हैं। तो समस्त पद तो हमने पढ़ा था, जो विभक्ति चिन्ह हटा करके जो शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था सत्याग्रह। और सत्याग्रह का पहला जो शब्द है वो तो है सत्य यानी पूर्व पद, और दूसरा है वो है आग्रह यानी उत्तर पद। तो सत्याग्रह में दो शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है, और इसमें जो पहला है वो तो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा है वो आग्रह कहलाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद। उसी प्रकार से राजा रानी में राजा है वो पूर्व पद और उत्तर पद रानी। युद्ध भूमि में युद्ध पूर्व पद और उत्तर पद भूमि। इस प्रकार से ये शब्द बने हैं। अब है संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। हमने पढ़ा था संधि में कि दो वर्णों का मेल होगा।
जबकि समास में क्या होता है, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। जैसे उदाहरण, संधि का उदाहरण है कि विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर क्या है, आ धन आ बराबर क्या हो गया, आ हो गया, आ प्लस आ बराबर आ हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, तो विद्यालय बना। उसी प्रकार से तो इसमें क्या हुआ, वर्ण, कौन से वर्ण, यहाँ पर आ वर्ण था और यहाँ पर आ बराबर क्या बना, आ, तो कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि दो वर्णों का जब मेल होता है तो वहाँ पर तो क्या होती है, संधि होती है। जबकि दो पदों का मेल होता है, यहाँ पर राजा और पुत्र, और किससे जुड़े हुए हैं, दोनों राजा और पुत्र दोनों किससे जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं का विभक्ति चिन्ह से जुड़े हुए हैं। तो ये तो क्या है, समास विग्रह है। और इस का को जब हटा दिया गया तो क्या बना, राजपुत्र, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र, ये है समस्त पद। तो समास में तो होता है दो पदों का मेल, जबकि संधि में होता है दो वर्णों का मेल। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है संधि करते समय एक या दो वर्णों में विकार होता है, संधि करते समय ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में पद मिलते हैं, शब्द मिलकर के एक नया शब्द बना देते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि विकार होता है, जबकि यहाँ पर एक नया शब्द बन जाता है। अब है समास के भेद कि समास होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, विद्वानों के अनुसार समास चार ही प्रकार के माने गए हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा है वो माना गया है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, चौथा। ये चार ही माने गए। कर्मधारय और द्विगु है, ये दोनों के दोनों ही तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो यही भेद और उपभेदों को मिलाकर के पढ़ेंगे कि समास कितने प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो 6 प्रकार के होते हैं। 6 के 6 प्रकारों को अच्छे से याद करना है। अब है, आज हम पहला पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समस्त पद या सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान व अव्यव हो, प्रथम पद प्रधान हो और अव्यव हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी जैसे यथाशक्ति, आजन्म, आजीवन, प्रथम पद अव्यव हो, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अव्यव क्या होता है, जिसके टुकड़े नहीं होते वो अव्यय कहलाता है कि नहीं है। और प्रधान हो और उसी के द्वारा अर्थ निकलता हो, तो यहाँ पर यथाशक्ति है, वो अव्यव भी है और ये प्रधान भी है, इसके आधार पर अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ शक्ति जो शब्द आया, यथाशक्ति, तो शक्ति तो आ गया के अनुसार, यथा मतलब के अनुसार, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो अव्यव कहलाता है। तो इसका उदाहरण होगा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह हो गया। अब आगे है इसके उदाहरण, कई सारे हम उदाहरण पढ़ेंगे। तो आजीवन, आजीवन, जीवन पर्यंत, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक, एक एक। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रति है वो क्या है, अव्यव है, प्रति है वो अव्यव है, प्रति अव्यव है। फिर है भरपेट, पेट भरकर, प्रतिवर्ष, हर वर्ष और वर्ष वर्ष भी कह सकते हैं। अनुरूप, रूप के योग्य। फिर है यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके उतना। फिर है दिन भर, दिन भर, पूरे दिन, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। यथाक्रम, कर्म के अनुसार, तो यथा क्या हो गया, ये अव्यव है, हाथों हाथ अव्यव है, दिन अव्यव है, यथा अव्यव है। तो ज़्यादातर यथा से बनने वाले शब्द इसके उदाहरण मिलेंगे, या फिर मिलेंगे जो अन उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, उनसे बने हुए शब्द मिलेंगे। तो ये कर्म के अनुसार हो गया। फिर है अगला निर्विवाद, निर्विवाद यानी
बिना विवाद के इसका विग्रह हुआ। अनजाने, बिना जाने हुए। यथा समय, समय के अनुसार। निर्विकार, बिना विकार के। आमरण, मरण तक। आजन्म, जन्म पर्यंत। यथा विधि, विधि के अनुसार। तो या देखो आजन्म, तो आ क्या है, आ उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग में जन्म, तो आ है, इसमें कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते अब कि जन्म जन्म पर्यंत। उसी प्रकार से यथा विधि, विधि के अनुसार। समक्ष, आँख के सामने या आँखों के सामने। प्रतिक्षण, हर क्षण। निडर, बिना डरे। इस प्रकार से ये टोटल 21 उदाहरण हैं जो कि अच्छे से याद करने हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये पढ़ा कि समास कहते किसे हैं, समास का अर्थ क्या होता है, छोटा करना या संक्षिप्त करना या छोटा करना होता है। तो आज की क्लास यहीं तक प्यारे विद्यार्थियों। आगे हम इससे आगे का जो समास है तत्पुरुष समास वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अच्छे से इसको पढ़ें और याद करें। जय श्री राम।